हवेली के विशाल और शानदार स्टडी रूम में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन दरवाजे के पास खड़ी रागिनी की तेज और ऊंची आवाज ने उस शांति को चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां थीं और वो घमंड भरे लहजे में खन्ना साहब से कह रही थी, पापा, मैंने कहा सभी नौकरों को बुलाइए, मेरी चैन इन्हीं में से किसी के पास होगी। खन्ना साहब, जो अपनी बेटी की हर बात प्यार से सुनने के आदी थे, नर्म स्वर में बोले, मेरी लाडो, इस तरह किसी पर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं। अगर खो गई है तो आराम से ढूंढ लेते हैं। उनकी आवाज में एक बाप का स्नेह झलक रहा था। लेकिन रागिनी इस वक्त अपनी बात मनवाने पर अड़ी हुई थी। वो अपनी जगह से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। रागिनी, जिसने इस वक्त महंगे कपड़े पहने हुए थे और जिसके बाल बड़ी खूबसूरती से बंधे हुए थे, अपनी खूबसूरत बिराउन आंखों से कमरे में मौजूद हर चीज को देख रही थी। उसके हाव भाव उसकी घमंड भरे नेचर को साफ दिखा रहे थे। उसने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, मैंने कह दिया ना पापा, सबको बुलाइए, मैं खुद तलाशी लूंगी। खन्ना साहब को मजबूरी में नौकरों को बुलाना पड़ा। थोड़ी ही देर में सभी नौकर लाइन में खड़े हो गए। सभी के चेहरे डर से झुके हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी आंखें झुकाने के बजाय रागिनी को गुस्से से घूरा। कबीर, जो हवेली का सबसे काबिल और भरोसेमंद नौकर था, अपने मजबूत शरीर और आत्मसम्मान भरे अंदाज की वजह से सबसे अलग नजर आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और अंदरूनी बेबसी दोनों झलक रही थीं, लेकिन वो जानता था कि रागिनी का सामना करना आसान नहीं होगा। रागिनी ने तलाशी शुरू कर दी। वो हर नौकर से कठोर शब्दों में बात करती और बिना झिझक उन्हें अपमानित करती जा रही थी। उसके शब्द तीखे थे और उसका अंदाज घमंडी। खन्ना साहब बेबसी से ये सब देख रहे थे, लेकिन अपनी लाडली बेटी को कुछ कहने से बच रहे थे। जब रागिनी एक नौकरानी की तलाशी ले रही थी, कबीर ने अपना धैर्य खोते हुए कहा, मुझे माफ कर दें साहब, लेकिन मैं अपनी तलाशी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। उसकी आवाज दृढ़ और लहजा चुभता हुआ था। खन्ना साहब चौंक गए, जबकि रागिनी ने तुरंत कबीर की ओर रुख किया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? अपनी औकात में रहो, दो कौड़ी के नौकर। कबीर के चेहरे पर बर्दाश्त की लकीरें गहरी हो गईं, लेकिन वो चुप रहा। रागिनी का रवैया और भी सख्त हो गया। वो कबीर को एक पल के लिए भी अपने सामने डटा देखना नहीं चाहती थी। माहौल में तनाव बढ़ रहा था कि अचानक एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और रागिनी के सामने चैन रखती हुई बोली, मैडम जी, ये चैन वॉशरूम में मिली है, मैं सफाई कर रही थी तो ये नजर आई। तुरंत माहौल बदल गया। सभी नौकरों ने सुकून की सांस ली, जबकि रागिनी ने गुस्से में चैन को हाथ में लेकर कबीर की तरफ देखा। उसकी नजरें अब भी नाराजगी जता रही थी, लेकिन कबीर अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ऐसी कठोरता थी जो उसकी अना को साफ जाहिर कर रही थी। खन्ना साहब ने तुरंत सभी को जाने का इशारा कर दिया। नौकर जल्दी से वहां से निकल गए, लेकिन कबीर और रागिनी की नजरें एक दूसरे से टकराती नहीं। रागिनी के होंठों पर नफरत भरी मुस्कान थी और कबीर की आंखों में गुस्से की गहराई। रागिनी आखिरी बार कबीर को घूरकर वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में बस यही विचार गूंज रहा था कि कबीर ने उसके आदेश की अवहेलना की है। दूसरी तरफ कबीर उसके घमंडी अंदाज से बेहद नाखुश था, लेकिन अपनी बेबसी के साथ खड़ा रहने पर मजबूर था। सुबह का सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था, लेकिन हवेली के बड़े से पोर्च में खड़ी रागिनी के चेहरे पर गुस्से की परछाई साफ नजर आ रही थी। वो हमेशा अपने खास ड्राइवर शेरू के साथ ही यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन आज उसने जिद ठान ली थी। कबीर की पिछली रात की बातों ने उसके अहंकार को झकझोर दिया था और वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि इस नौकर को अपने सामने झुकाए बिना चैन से नहीं बैठेगी। कबीर को बुलाओ, रागिनी गुस्से में चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पोर्च में खंबे भी कांप उठे। मुझे वही यूनिवर्सिटी लेकर जाएगा, पापा, उसे नखरे करने के पैसे नहीं मिलते, बुलाओ उसे फौरन। क्वार्टर के अंदर कबीर अपनी जैकेट पहन रहा था। रागिनी की गूंजती हुई आवाज उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उसने झुंझलाकर बाहर की ओर देखा और मन ही मन एक गहरी सांस छोड़ दी। कई बार उसका दिल करता था कि वो इस घमंडी लड़की के घमंड को चकनाचूर कर दे, लेकिन वो जानता था कि इस हवेली में उसकी हैसियत एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं। अपनी बेबसी पर काबू पाते हुए उसने अपने होठों पर चुप्पी का ताला लगा लिया और बाहर निकल आया। पोर्च में खड़ी रागिनी ने उसे आते देखा तो सीने पर हाथ बांधकर घमंडी अंदाज में बोली, आराम कर लिया, अब मुझे यूनिवर्सिटी लेकर चलो। तुम जैसे नौकरों का दिमाग ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कबीर ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब देने की बजाय गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से पर काबू रखा और कार की ओर बढ़ गया। वो जानता था उसकी ये चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ढाल है।
स्टीयरिंग थामते हुए जैसे ही उसने कार का दरवाजा बंद किया, रागिनी की एक गुस्से से चीखती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, फौरन बाहर आओ और मेरे लिए कार का दरवाजा खोलो। किस बात के लिए? हम तुम्हें पैसे देते हैं। कबीर का दिल चाहा कि उसी वक्त वहां से चला जाए और अपनी नौकरी छोड़ दे, लेकिन वो जानता था कि जिस मकसद से वो यहाँ आया है वो पूरा किए बिना ये जगह छोड़ नहीं सकता। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और एक और खड़ा हो गया। रागिनी ने तिरस्कार भरी नजर उससे मिलाई और बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। कबीर ने अपनी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हुए कार का दरवाजा बंद कर दिया और स्टीयरिंग थाम कर शहर की ओर रवाना हो गया। कार में खामोशी का घना पर्दा था। कबीर खुराना एक खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था। वो कहीं से भी नौकर नहीं लगता था। उसके हर अंदाज में एक रौब झलकता था और यही रौब, यही अंदाज रागिनी को गुस्सा दिलाता था। उसे तो अपने सारे नौकर अपने सामने सर झुकाए पसंद थे। कोई उसे नजर उठाकर बात करे ये रागिनी को अच्छा नहीं लगता था। वो इस मगरूर नौकर का घमंड तोड़ना चाहती थी। रागिनी ने लंबी चुप्पी के बाद तंज भरे लहजे में कहा, तुम लोग हमेशा खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हो, है ना? थोड़ा अच्छा खा लिया और पहन लिया तो अपने मालिक को ही आंख दिखाने लगते हो। कबीर ने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हम मालिक और नौकर का फर्क अच्छे से जानते हैं मैडम जी, लेकिन कभी कभी कुछ मालिक ये भूल जाते हैं कि नौकर भी इंसान होते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं। रागिनी ने गुस्से की उसकी तरफ देखा। तुम्हें अपने जज्बात काबू में रखने चाहिए कबीर। ये हवेली तुम्हारी औकात से बहुत बड़ी है और मैं भी। कबीर ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, औकात का हिसाब लगाने के लिए घमंड से ऊंची गर्दन नहीं बल्कि दिल की गहराई चाहिए, और जो हर किसी के पास नहीं होती। रागिनी के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। बस अपनी जबान बंद रखो, तुम जैसे लोग मेरे सामने बात करने के लायक भी नहीं। कबीर ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर स्टीयरिंग पर नजरें जमा ली। आप सही कहती हैं बीबी जी, कुछ लोग बात करने के काबिल नहीं होते और कुछ सुनने के। ये सुनते ही रागिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से चीख कर बोली, तुम्हें मेरी बातों का जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तुम्हारी औकात याद नहीं क्या? कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, औकात याद है मैडम जी, मगर कभी कभी कुछ लोग अपनी औकात जताने में अपनी हद से गुजर जाते हैं। तब दूसरों को उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि इज्जत हर इंसान का हक है। रागिनी ने गुस्से में कार की सीट पर मुक्का मारा। तुम्हें इस हवेली से निकाल कर बाहर कर दूंगी। तुम जैसे लोग मेरे पापा की नरमी का गलत फायदा उठाते हैं। कबीर ने धैर्य का प्रदर्शन करते हुए चुप्पी साध ली और कार यूनिवर्सिटी के करीब लाकर रोकी। दरवाजा खोलते हुए उसने झुककर कहा, आपका सफर खत्म हुआ बीबी जी। रागिनी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कार से उतरते हुए बोली, यह आखिरी बार था जब तुमने मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ा। अब तुम्हें हवेली में ज्यादा दिन नहीं मिलेंगे कबीर। कबीर ने बिना कुछ कहे उसकी बात सुनी और अपनी जगह खड़ा रहा जब तक वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं चली गई। उसके जाने के बाद उसने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में कहा, कुछ लड़ाइयां खामोशी से लड़नी पड़ती हैं कबीर, और ये लड़ाई भी उनमें से एक है। फिर उसने कार हवेली की तरफ मोड़ दी। यूनिवर्सिटी की कैंटीन हमेशा की तरह भरी हुई थी। हर तरफ हंसी मजाक और बातचीत का शोर था, मगर कैंटीन के कोने में बैठी रागिनी की नजरें जैसे शोले बरसा रही थीं। उसके आसपास उसके दोस्तों का एक समूह मौजूद था जो उसकी बातें सुनने में मगन था। रागिनी में एक ऐसी कशिश थी जो हर किसी को उसके करीब रहने पर मजबूर कर देती, मगर उस पल उसके चेहरे पर छाए गुस्से ने सबको परेशान कर दिया। रागिनी ने चाय का कप मेज पर जोर से रखा और घमंड भरे अंदाज में बोली, उस कबीर की इतनी हिम्मत, मेरे सामने जबान चलाई, मुझे जवाब देने की जरूरत की उसने। उसकी आवाज में गुस्से और हिकारत की तीव्रता साफ झलक रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई नौकर मुझसे इस तरह बात करेगा। उसकी सबसे करीबी दोस्त प्राची ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तो फिर क्या सोचा है रागिनी? तुम्हारी चुप्पी बता रही है तुम कुछ बड़ा करने वाली हो। चुप्पी? मैं कबीर की जिंदगी उसके लिए नर्क बना दूंगी। उसने सोच भी कैसे लिया कि वो मुझे जवाब देगा? उसके शब्दों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तुम कहो तो हम भी उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करें। वैसे भी हवेली के नौकरों को उनकी औकात याद दिलाते रहना जरूरी होता है। रागिनी ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, औकात? मैं उसे ऐसी जगह पहुंचा दूंगी कि वो अपनी औकात का मतलब भी भूल जाएगा। उसे बदनाम करना होगा इतना कि वो खुद अपनी नजरों में गिर जाए। प्राची ने हैरानी से कहा, लेकिन कैसे? हवेली के नौकरों को इतनी आसानी से कुछ कहा नहीं जा सकता, खासकर कबीर जैसा इंसान। वो तो काफी मजबूत और सीरियस लगता है। रागिनी ने चाय की एक हल्की चुस्की ली और एक पल के लिए सोचते हुए बोली, गंभीर? वो खुद को बहुत कुछ समझता है, लेकिन मैं उसे सबके सामने बेनकाब करके रहूंगी।
पहले उसके चरित्र पर सवाल उठाऊंगी, फिर उसके काम पर, और आखिर में मैं पापा को मजबूर कर दूंगी कि वो उसे हवेली से निकाल दें। ईशा ने उत्साहित होकर कहा, ये तो जबरदस्त प्लान है, लेकिन तुम्हें ये सब करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रागिनी ने ईशा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, जल्दबाजी नहीं, ये सब बहुत सोच समझकर होगा, लेकिन नतीजा सिर्फ एक होगा, कबीर की बर्बादी। जब तक वो हवेली से ना निकल जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और हाँ, ये बात कभी मत भूलना कि मैं जो सोच लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। सभी दोस्तों ने उसकी बात पर हंसी से ठहाका लगाया, लेकिन रागिनी के चेहरे पर हंसी का कोई नामो निशान नहीं था। शाम के 4 बजे का समय था। हवेली की गलियारे में हल्की सी हलचल थी। रागिनी थकी हुई यूनिवर्सिटी से वापस आई तो लॉन्ज में बैठे मेहमानों की कतार देखकर उसके माथे पर नाखुशी की लकीरें आईं। वो हमेशा से ऐसी महफिलों को गैर जरूरी समझती थी और इस वक्त भी बिना किसी ध्यान दिए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। रागिनी बेटा, जरा रुको। खन्ना साहब की गहरी आवाज ने उसे रोक दिया। वो पलटी तो अपने पापा को मुस्कुराते हुए देखा। उनके चेहरे पर नरमी और खुशी का भाव था। रागिनी के कदम रुक गए। वो धीरे धीरे चलते हुए अपने पापा के पास आई। खन्ना साहब ने उसके माथे पर प्यार भरा किस दिया और अपने पास खड़ा करके मेहमानों से परिचय कराते हुए बोले, ये है मेरी बेटी, मेरी शहजादी रागिनी। फिर रागिनी की तरफ देखकर बोले, बेटा, ये चौधरी रूपेश जी हैं, दूसरे गांव से आए हैं। इनके पापा चौधरी मनीष मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, और ये इनकी बीबी पुष्पा जी, और ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। ये सुनकर रागिनी के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया। उसकी नजरें सामने बैठे आकाश पर टिक गईं, जो कि जीन्स टी शर्ट पहने हुए था। देखने में अच्छा खासा था, लेकिन उसका आम सा स्टाइल रागिनी को प्रभावित न कर सका। रागिनी ने खुद को संभालते हुए एक बनावटी मुस्कान सजाई और मेहमानों के करीब आकर औपचारिक अंदाज में हेलो किया। कुछ देर तक वो मेहमानों के साथ बैठकर बेमन से बातें करती रही, मगर जल्दी ही उसकी सहनशीलता जवाब दे गई। अचानक उसने अपने पापा की ओर देखा और साफ लहजे में बोली, पापा, मुझे इन सब फिजूल बातों का हिस्सा नहीं बनना। मैं बहुत थकी हुई हूँ और आराम करना चाहती हूँ। ये सुनकर मेहमानों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा गई। खन्ना साहब के चेहरे पर साफ साफ बेचैनी दिखने लगी। उनकी नजरें अनायास चौधरी रूपेश की ओर गईं, जो हल्की सी मुस्कान के साथ बैठे थे, मगर उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उनकी पत्नी ने नाराजगी भरी नजरों से रागिनी को देखा और आकाश ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। रागिनी, खन्ना साहब ने सख्त लहजे में कहा और अपनी बेटी को आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा, मगर रागिनी को इन बातों की परवाह कहाँ थी। अपने पापा के इशारे को नजरअंदाज किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लॉन्ज में मौजूद सभी लोग उसकी बेपरवाही पर हैरान हुए। कबीर, जो किचन की तरफ जा रहा था, उसने ये दृश्य देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लॉन्ज में मौजूद मेहमानों ने अपनी नाराजगी छुपाने की पूरी कोशिश की, मगर माहौल में फैला बोझलपन हर किसी को महसूस हो रहा था। शाम को खाने की मेज पर खन्ना साहब रागिनी का इंतजार कर रहे थे, मगर वो नहीं आई। आखिरकार थक हार कर वो खुद ही उसके कमरे की ओर चल दिए। दरवाजे पर हल्की दस्तक देने के बाद वो अंदर गए तो देखा रागिनी बिस्तर पर लेटी हुई मोबाइल में बिजी थी। खन्ना साहब ने अपनी मौजूदगी जताने के लिए खंखारा, जिस पर रागिनी ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा और मोबाइल रखकर सीधी बैठ गई। पापा, आप यहाँ? उसने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। खन्ना साहब धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास आए और बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, हम काफी देर से नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं आई। हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। रागिनी ध्यान से देखने लगी। खन्ना साहब ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, देखो बेटा, आज जो लोग तुम्हारे लिए आए थे वे बहुत इज्जतदार और अच्छे लोग हैं। हमने उन्हें बहुत करीब से देखा है और अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि रागिनी ने तुरंत उनकी बात काट दी। पापा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए वो लोग। मुझे तो उनका अंदाज ही पसंद नहीं आया, न कपड़ों का सलीका, न बात करने का ढंग। और वो औरत, ऐसा लग रहा था जैसे गहनों की पूरी दुकान पहनकर आई हो। और वो आकाश चौधरी, वो तो और भी अजीब था। पापा, अगर कोई रिश्ता लेकर आ रहा हो तो कम से कम पैंट शर्ट ही पहन ले। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं, और खासकर गांव में शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं रागिनी की बातें अभी पूरी नहीं हुई थी कि खन्ना साहब ने नरमी से कहा, अच्छी बेटियां माँ बाप के जोड़े गए रिश्तों पर ऐतराज नहीं करती। रागिनी, तुम जानती हो, हमने हमेशा तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें अपनी शहजादी माना है, मगर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहाँ माँ बाप का हक होता है, और ये रिश्ता हमने तय कर दिया है। हमने तय किया है कि इस शुक्रवार को दिन और तारीख पक्की कर दी जाएगी। रागिनी की आंखों में गुस्से की चमक साफ नजर आई थी।
वो तेजी से बोली, पापा आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, ये सब कहाँ जाएगा? मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। खन्ना साहब ने उसे टोकते हुए कहा, करियर, पढ़ाई ये सब बाद में भी हो सकता है। अभी तुम्हारी उम्र है शादी की, और चौधरी आकाश एक बेहतरीन इंसान है, तुम्हें समझना चाहिए। यह हमारे लिए इज्जत का मामला है। आज तुम्हारी वजह से हमें मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वे लोग क्या सोचेंगे? रागिनी ने नाखुशी से सिर झटका। पापा, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैंने कह दिया ना, मैं ये शादी नहीं करूंगी। खास तौर पर गांव के किसी व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। खन्ना साहब अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर सख्ती और मायूसी के भाव थे। उन्होंने गहरी नजर रागिनी पर डाली और ठंडे लहजे में बोले, हमने फैसला कर लिया है और ये फैसला बदलेगा नहीं। इस शुक्रवार को दिन और तारीख तय हो जाएगी और जल्दी ही तुम्हारा विवाह चौधरी आकाश से कर दिया जाएगा, और ये हमारा आखिरी फैसला है। अपना फैसला सुनाकर वो कमरे से चले गए, जबकि रागिनी गुस्से और बेबसी से बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके दिमाग में बगावत की एक चिंगारी भड़की। काफी देर तक कमरे में बैठकर रागिनी ने अपने भावनाओं को काबू में करने की कोशिश की। काफी देर अपने गुस्से को काबू करने के बाद वो गार्डन की तरफ बढ़ गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर टहलकर वो अपना दिमाग शांत कर लेगी। रागिनी के कदम खुद ब खुद लॉन की ओर बढ़ रहे थे। उसके मन में अब भी कड़वाहट थी, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वो जानती थी कि ये एक मौका है जहां वो अपने गुस्से की आग को ठंडा कर सकती है। इसी दौरान उसकी नजर गेट की तरफ गई, जहां कबीर एक गार्ड के साथ बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। रागिनी ने गहरी नजर से उसे देखा और फिर एक पल में उसके दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आया। अब देखना कबीर, उसने खुद से कहा, तुम्हारी जिंदगी तो मैं अब बर्बाद कर दूंगी। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम कभी नहीं भूलोगे। वो तेज कदमों से कबीर के करीब पहुंची। कबीर और गार्ड ने जैसे ही रागिनी को देखा, दोनों खड़े हो गए, लेकिन रागिनी ने फौरन कबीर के हाथ से सिगरेट छीन ली और अपनी कलाई पर लगाकर तुरंत जमीन पर फेंक दी। उसके बाद उसने एक जोरदार चीख मारी जो पूरे घर में गूंज उठी, और फिर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज ने पूरे घर को हिला दिया। खन्ना साहब, जो अभी स्टडी रूम में बैठे थे, फौरन बेटी की चीख सुनकर पोर्च की तरफ दौड़े। कबीर और गार्ड दोनों हैरान परेशान थे कि अचानक क्या हुआ। जब खन्ना साहब रागिनी के पास पहुंचे, उसने फौरन अपना जला हुआ हाथ उन्हें दिखाया और पापा को देखते हुए चीखी, पापा देखिए इसने मेरे साथ क्या किया है। मैं तो इसे सिगरेट पीने से मना कर रही थी और इसने मेरा हाथ ही जला दिया। कबीर का दिल बैठ गया और वो सिर हिलाकर अपनी सफाई देने की कोशिश करता रहा। उसके चेहरे पर बेगुनाही की झलक थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। खन्ना साहब की आंखों में गुस्सा और चिंता की लहर दौड़ गई। जब उन्होंने रागिनी के जले हुए हाथ को देखा और उसकी आंखों में आंसू देखे तो उनका दिमाग अचानक घूम गया। उन्होंने फौरन कबीर की तरफ मुंह मोड़ा और बिना किसी चेतावनी के उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। तुमने मेरी बेटी को तकलीफ देने की हिम्मत कैसे की? खन्ना साहब की आवाज गुस्से से कांप रही थी। कबीर कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। वो सर झुकाए खड़ा था। गार्ड भी बेबसी की स्थिति से देख रहा था। तुरंत इस हवेली से निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। गार्ड जो ये सब देख रहा था चुप रहा, क्योंकि वो जानता था अगर उसने भी कुछ कहा तो रागिनी उसकी नौकरी भी खत्म करवा देगी। इसलिए वो खामोश रहा और बस कबीर को बाहर जाने का इशारा कर दिया। रागिनी का दिल खुशी से भर गया था। उसने कबीर को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर अपने पापा के साथ लॉन्च की तरफ चल पड़ी। वो जानती थी आज उसने अपने बदले को पूरा कर लिया, लेकिन कबीर के लिए उसके दिल में कुछ और था, एक गहरी नफरत भरी भावना। समय तेजी से गुजरता जा रहा था। इस घटना को पूरा 1 महीना बीत चुका था। रागिनी ने इस 1 महीने में अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक पलों का सामना किया। अपने पापा की बात मानते हुए उसका दिल भारी हो रहा था। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और आज वही दिन था जिसका उसे डर था, और आखिरकार वो दिन आ ही चुका था। वो दुल्हन के जोड़े में कमरे के कोने में सजी बैठी थी। उसके मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। उसका दिल शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रागिनी ने गहरी सांस ली और अपनी चीजें एक बैग में इकट्ठा करना शुरू कर दी। वो जानती थी कि वो गलत कर रही है। उसके पापा को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन वो अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती थी। उसने हमेशा आजाद जिंदगी जी थी। वो जानती थी अगर उसकी शादी इस चौधरी से हो गई तो वो सिर्फ एक पत्नी बनकर रह जाएगी जो अपने पति के आदेशों पर चलेगी, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जो वो अपनी शर्तों पर जी सके। वो ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो उसे समझे, उससे प्यार करे और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने दे। उसने दिल में भगवान का नाम लिया और फौरन हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गई।
उसने पहले से ही गाड़ी मंगवा रखी थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन डर के बावजूद वो हवेली से बाहर निकल आई। उसने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को शहर की तरफ चलने का हुक्म दिया। गाड़ी अभी शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से जा रही थी कि अचानक उसके सामने 3 गाड़ियां आकर रुकी। रागिनी ने घबराकर गाड़ियों को देखा। उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ गई। तभी पहली गाड़ी का दरवाजा खुला और शख्स बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि कबीर था, जो काले पैंट और कोट में था और उसके हाथ में एक पिस्टल भी थी। रागिनी को उसकी शक्ल देखकर एक गहरा झटका लगा। वो उसके सामने खड़ा था और शांत अंदाज में बोला, बेबी डॉल, गेम ओवर। उसकी आवाज में एक स्पष्ट आत्मविश्वास था, जैसे वो पहले ही इस स्थिति का पूरा जायजा ले चुका हो। रागिनी के अंदर डर की लहर दौड़ी। कबीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बाहर खींच लिया। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी तक घसीटते हुए ले गया। रागिनी ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो खुद को उससे छुड़ा ले, लेकिन ये संभव नहीं था। उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। वो उस अनजानी जगह पर लेकर आया था जहां पर शादी का इंतजाम पहले से था। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। उसके लाख विरोध के बावजूद वो सारे अधिकारों के साथ कबीर के नाम लिख दी गई थी। उसकी सिसकियां पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी। आज उसे अपनी मजबूरी पर बेहद अफसोस हो रहा था। वो कुछ नहीं कर पाई थी और उसकी जिंदगी उस इंसान के नाम हो गई जो उससे सख्त नफरत करता था। कुछ देर बाद कबीर ने एक नौकरानी के जरिए उसे कमरे में भेज दिया और खुद किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया। उसकी वापसी रात के करीब 2 बजे हुई। उसका इरादा आराम करने का था, लेकिन फिर उसके दिमाग में अपनी नई नबेली दुल्हन का ख्याल आया। चेहरे पर एक बेहद गुस्से भरी मुस्कान सजाए वो कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही कबीर कमरे के अंदर दाखिल हुआ, एक उड़ता हुआ गुलदान हवा में उठा और सीधा कबीर की तरफ फेंका गया। कबीर समय रहते एक तरफ हो गया, वरना उसका सिर फट जाता। इस हमले ने उसके दिल में कड़वाहट भर दी। कबीर ने घूरती हुई नजरों से उस लड़की की ओर देखा, जो उस पल किसी योद्धा राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। रागिनी के चेहरे पर गुस्से के गहरे भाव थे और उसकी आंखों में आंसुओं की हल्की सी चमक थी, जैसे वो अंदर ही अंदर टूट रही हो। खबरदार, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वो तड़प कर बोली। उसकी आवाज में गुस्सा, बेबसी और दर्द का भाव था। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी कबीर। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कबीर एक पल के लिए खामोश खड़ा रहा। वो जानता था कि उसने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन वो कबीर खुराना था। उसकी दुनिया में माफी या पछतावे की कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे कदम उठाता वो रागिनी के करीब आया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता मेरी जान। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती और नरमी का मेल था, जैसे वो उसकी हर बात को बेकार समझ रहा हो। रागिनी के शब्द जहर से भरे हुए थे। तुमने मेरे साथ जो किया वो सब माफ करने के लायक नहीं है। तुमने मेरी इज्जत को रौंद दिया, मेरे अस्तित्व को कुचल दिया। उसके लहजे की कड़वाहट उसके दिल की टूटन को साफ जाहिर कर रही थी। बकवास मत करो, जबान चलाने की इजाजत मैंने नहीं दी है तुम्हें। कबीर का लहजा तेज हो गया। उसने रागिनी की कमर में हाथ डालकर उसे करीब कर लिया। याद रखो, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये सच्चाई तुम्हें हर हाल में कबूल करनी होगी। ये कहते कहते कबीर ने अपने लबों से उसकी गर्दन को छुआ था और रागिनी का वजूद उसके स्पर्श से कांप गया। उसने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की। पति, तुम पति कहलाने के लायक नहीं हो। मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, रागिनी ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार की, जैसे वो उसके शब्दों के भार को महसूस कर रहा हो। फिर अचानक वो झुककर पलंग के नीचे से कुछ निकालने लगा और रागिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हो कबीर? मुझे छोड़ो। देखो प्लीज, मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना। उसकी आवाज डर और गुस्से से कांप रही थी, लेकिन कबीर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बेड के नीचे से जंजीरें निकाल ली। वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, लो अब भागकर दिखाओ। उसने रागिनी के पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया। रागिनी ने हैरानी और बेबसी के आलम में अपने पैरों की तरफ देखा, जैसे उसे यकीन न हो कि ये सब सच में हो रहा है। उसके आंसू अब बेकाबू होकर बहने लगे। वो सिसकते हुए बोली, कबीर मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी गलती की हो उसके लिए माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। कबीर ने उसके आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए कहा, यही सजा है तुम्हारी, तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। उसके लहजे में किसी तरह की नरमी का कोई संकेत नहीं था। कबीर ने आखिरी बार उसे अपनी कड़क निगाहों से देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रागिनी ने बेबसी से उसे जाते हुए देखा। उसकी चीखें और सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। कबीर के कदमों की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और रागिनी एक हारी हुई कैदी की तरह जंजीरों में जकड़ी रह गई। रात धीरे धीरे अपनी स्याही में और गहरी होती गई। कमरे में सन्नाटा था,
लेकिन रागिनी की सिसकियां उस सन्नाटे को चीरती रहीं। उसके आंसू गालों से बहते हुए फर्श पर गिरते रहे। ये रात उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। दूसरी तरफ कबीर अपने कमरे में बेफिक्र होकर गहरी नींद सो रहा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ना हो। सुबह सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से झांकने लगीं और कबीर की आंख खुली। उसने एक पल के लिए कमरे में इधर उधर देखा, फिर सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कपड़े बदले, नहाया और आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को संभालने लगा। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद वो सीधा रागिनी के कमरे की तरफ चल पड़ा। कबीर कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर रागिनी पर पड़ी, जो नींद में बेसुध थी। वो जमीन पर बैठी थी, उसका सिर बिस्तर के किनारे पर टिका हुआ था। उसका चेहरा इस वक्त बेहद मासूम लग रहा था, जैसे किसी नन्ही सी परी का। कबीर एक पल के लिए ठहर सा गया। उसकी नजरों ने रागिनी के चेहरे के हर पहलू को टटोला। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे, जिन्हें देखकर कबीर के दिल में शर्मिंदगी का भाव आया। लेकिन अगले ही पल कबीर ने अपनी नजरों में सख्ती लाई और धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसके करीब आया। वो झुककर उसकी तरफ देखने लगा। अचानक उसने सख्त आवाज में कहा, उठो रागिनी, ये सोने का वक्त नहीं है, मुझे नाश्ता चाहिए और वो तुम मुझे बनाकर दोगी। रागिनी हड़बड़ाकर जागी। उसकी आंखों में हैरानी और डर था। रात भर रोने के कारण उसका चेहरा लाल हो चुका था और आंखें सूजी हुई थीं। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे मुझे खाना बनाना नहीं आता। उसके शब्दों में बेबसी झलक रही थी, लेकिन कबीर के चेहरे पर सख्ती और भी बढ़ गई। बहानेबाजी मेरे सामने मत करो रागिनी। कबीर ने गुस्से से उसे घूरा और उसका बाजू पकड़कर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई, लड़खड़ाकर फिर से जमीन पर बैठ गई। उसके पैरों में जंजीरों की कैद की वजह से गहरी तकलीफ हो रही थी और वो अपना पैर पकड़कर कराहने लगी। कबीर के कदम वहीं रुक गए। उसकी कराहती आवाज ने एक पल के लिए उसके दिल को नरम कर दिया। वो नीचे जमीन पर बैठ गया और गौर से रागिनी के पैरों को देखने लगा, जो जंजीरों की रगड़ से लाल हो चुके थे। उसके चेहरे पर एक पल के लिए नरमी के भाव आए, लेकिन उसने तुरंत अपनी संजीदगी पर लौटते हुए कहा, यह तकलीफ तुम्हें तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से मिली है। फिर भी उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक मरहम निकाला और उसके पैरों पर लगाने लगा। रागिनी ने अब इस बात से उसकी ओर देखा, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रही हो कि कबीर, जिसने रात भर उस पर कहर बरपाया, अब उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। ये सब क्यों कर रहे हो? रागिनी ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास और तकलीफ का भाव था। कबीर ने जंजीरों को खोलते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ, लेकिन तुम्हें तुरंत नीचे आना होगा। मैं कोशिश करूंगी, रागिनी ने धीरे से कहा। कोशिश नहीं, मुझे नतीजे चाहिए रागिनी। कबीर ने उसे सख्त नजरों से देखा और फिर धीरे से उठकर कमरे से बाहर चला गया। रागिनी वहीं बैठी रही, उसके शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। वो जानती थी कबीर की शख्सियत में सख्ती थी, लेकिन आज के इस पल में उसने उस सख्ती के पीछे छिपी हुई हल्की सी नरमी को भी महसूस किया। कबीर ने उसे गौर से देखा और अपनी कुर्सी को पीछे खींचकर सीधा बैठा। उसके होठों पर एक अजीब सी कठोरता थी। नाश्ते के बाद अपने पापा को फोन करोगी? कबीर की आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। रागिनी के हाथ रुक गए। उसने सिर उठाकर कबीर की तरफ देखा। कबीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उन्हें बताओगी कि तुमने मेरे साथ भागकर शादी कर ली है और ये भी कि तुमने मुझे पसंद किया है, इसलिए मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया क्योंकि तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मैं किसी और के लिए काम करूं। रागिनी का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत निवाला छोड़ दिया और बेबसी से बोली, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। उसकी आवाज में डर और बेचारगी थी। अगर उन्होंने ये सब सुना तो वो मर जाएंगे। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत कदम उठाया था, लेकिन अभी इस तरह की बात नहीं कर सकती। आकाश चौधरी ने न जाने मेरे पापा के साथ क्या किया होगा, और अगर मैंने ऐसा कहा तो तुम्हारे लिए भी खतरा हो सकता है। कबीर ने उसकी बात काटते हुए अपनी कुर्सी से उठकर झुककर उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में लोहे जैसी कठोरता थी और आंखों से गुस्सा झलक रहा था। जो कहा है वही करो रागिनी, शायद तुम कल रात की वो जंजीरें भूल गई हो। उसका लहजा ठंडा और निर्दयी था। रागिनी का शरीर चुपचाप सिहर उठा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, ठीक है, मैं फोन कर दूंगी। कबीर ने उसका बाजू छोड़ दिया और एक पल के लिए उसे देखा। वो फिर से कुर्सी पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। दोपहर को जब वो अपने कमरे में थी तो दरवाजा खुलने की आवाज पर उसकी सांसें रुक सी गईं। कबीर अंदर आया तो उसके हाथ में खाने का कुछ सामान था, लेकिन उसकी नजरें तुरंत अपनी पत्नी पर जा ठहरी। रागिनी का बिखरा हुआ हाल देखकर कबीर के माथे पर लकीरें उभर आईं। वो चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंचा और सोफे के पास बैठ गया। रागिनी ने उसकी मौजूदगी महसूस करते ही डर से खुद को एक तरफ खींचा,
जैसे उसकी नजदीकी ने उसे और कमजोर बना दिया हो। कबीर ने गंभीरता से उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता के साथ साथ थोड़ी सी नरमी भी थी। ये क्या हालत बना रखी है? उसने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखों से बहते आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती रही। कबीर ने धीरे से उसका बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर बैठने पर मजबूर किया। उसकी पकड़ में इस बार कठोरता की जगह एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे अंदर इतना घमंड क्यों है? कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैंने मारा तो नहीं तुम्हें, फिर ये आंसू क्यों? घमंड? रागिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या आपको लगता